जीके जीएस से महत्वपूर्ण प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं टीआरई 4.0। तो हम लोग इसका एक एक करके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है। ऑप्शन ए में है आभूषण, बी में है मूर्ति, सी में मोहर और डी में खिलौना। सिंधु घाटी लिपि की सूचना जो है वह मोहर से प्राप्त होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की सन 1961 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए में मार्शल टीटो, जवाहरलाल नेहरू, नासिर, फिदेल कास्त्रो। तो किसने की? मार्शल टीटो ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संतलत काल में भू स्वामित्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कथन एक में है कृषक अपनी भूमि के स्वामी होते थे। कथन दो में है सुल्तान या उसके इक्तेदार केवल उपज या फसल के एक भाग को भू राजस्व के रूप में वसूल कर सकते थे। भू राजस्व वसूल करने का अधिकार केवल राज्य को ही था, भू स्वामित्व का नहीं। तुर्कों के आगमन के साथ भू स्वामित्व के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हुए। कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है ये बताना है। इसमें कथन 4 जो है वह सही नहीं है। तुर्कों के आगमन के साथ भू स्वामित्व के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हुए, ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से सही। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। ऑप्शन ए में है हरिकिशन, गोविंद सिंह, तेग बहादुर, अर्जुन देव। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अर्जुन देव को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था। ऑप्शन ए में वैशाली है, पाटलिपुत्र है, नालंदा है, तक्षशिला है। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था, तो वह तक्षशिला से था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। ऑप्शन ए में नूरजहां बेगम, गुलबदन बेगम, रजिया सुल्तान, जहां आरा बेगम। निम्न में से किसने मुगल के ऐतिहासिक विवरण को लिखा है, तो वह गुलबदन बेगम में लिखा है। गुलबदन बेगम ने लिखा है मुगल काल के ऐतिहासिक विवरण को, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने कौन सी संधि की थी। ऑप्शन ए में है अलीनगर की, मगध की, बीजापुर की, अलीगढ़ की। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने कौन सी संधि की थी, तो अलीनगर की संधि की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया। ऑप्शन ए में 1809, 1829, 1819, 1929। सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया, तो वह 1829 में किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य में हुआ था। ऑप्शन ए में मैकडोनाल्ड, अंबेडकर, क्रिप्स, जिन्ना। किसके मध्य में हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, अबुल कलाम आजाद। तो एनी बेसेंट थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है सी राजगोपालाचारी, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, तो वह दादा भाई नौरोजी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे। ऑप्शन ए में अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे, तो वह बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था। ऑप्शन ए में 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1949। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए में बी.डी. सावरकर, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सरदार भगत सिंह ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए में विजयलक्ष्मी पंडित, एम फातिमा बेबी, उषा मेहता, सुधा कुलकर्णी, कौन थी? तो एम फातिमा बेबी थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने की है? ऑप्शन ए में ठक्कर आयोग, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय समिति। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो वह अनुच्छेद 352 में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए में 33 से 48, 39 से 54, 36 से 51, 41 से 56। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो 36 से 51, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, नागौर राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? ऑप्शन ए में बंगाली, मराठी, गुजराती, तेलुगु। कौन सी बोली जाती है? तेलुगु हिंदी के बाद सबसे अधिक। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए में है जसवंत सिंह, एम जैकब, केसी पंत, विजय एल केलकर। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, वैसे पूछ रहा है 13वें, तो केसी पंत थे उस समय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में केसी नियोगी, केसी पंत, एम जैकब, विजय एल केलकर। तो केसी नियोगी थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए में एस.आर. दास, एच.जे. कानिया, ए.के. चंद्रा, ए.एम. खुसरो। कौन हो जाएगा? एच.जे. कानिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.पी. शास्त्री, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए में मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेके पर भू राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था सल्तनत काल में प्रचलित थी। निम्नलिखित में से उपरोक्त प्रकार से भू राजस्व की वसूली नहीं करते थे। कौन से प्रकार से नहीं करते थे? ग्राम के मुखिया, पटवारी, गवर्नर, अधीनस्थ शासक। तो कौन नहीं करते थे ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम के मुखिया नहीं करते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए में है मिजोरम, केरल, गोवा, असम। साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक पूछ रहा है तो केरल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा रंग मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए में नीला, काला, लाल, हरा। कौन सा रंग मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है? तो काला नहीं आता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि लगान निर्धारित की बटाई प्रणाली के अंतर्गत बटाई का कौन सा तरीका सल्तनत काल में प्रचलित नहीं था? ऑप्शन ए में है बटाई गल्ला, बक्सी कटाई के गई फसल में राज्य के हिस्से का निर्धारण, मुक्ताई इसमें किसान फसल की अनुमानित उपज को स्वीकार कर लेता था और इस अनुमानित उपज के आधार पर भू राजस्व को अदा करने के लिए सहमत हो जाता था। कनकुन या पारस्परिक सहमति के आधार पर उपज काल समान मूल्यांकन है। पिछली उपज के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनकुन का पारस्परिक सहमति के आधार पर उपज काल समान मूल्यांकन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि समान तापक्रम पर कौन सी धातु द्रव के रूप में पाई जाती है। ऑप्शन ए में टंगस्टन, पारा, सिलिकॉन, स्ट्रोंशियम। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, पारा। समान तापक्रम पर कौन सी धातु द्रव्य मात्रा में पाई जाती है, तो वह पारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिल्ली दिन में क्यों सोती है। ऑप्शन ए में स्वभाववश, नींद, दिन में नींद आने से, पुतली बड़ी होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा पुतली बड़ी होने के कारण बिल्ली दिन में सोती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु में नाइट्रिक अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए में तांबा हो जाएगा, जस्ता, चांदी, प्लेटिनम। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लेटिनम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए में ग्लिसरीन, अल्कोहल, तेल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा तेल। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि कार्डियोग्राम का प्रयोग होता है किसके लिए। कार्डियोग्राम का प्रयोग किसके लिए होता है। हृदय के धड़कन को मापने के लिए, पौधे की वृद्धि मापने हेतु, आर्द्रता मापने के लिए, रक्तचाप मापने के लिए। कार्डियोग्राम का प्रयोग होता है किस लिए, तो वह हृदय की धड़कन को मापने के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि दूध से क्रीम अलग हो जाती है तो दूध का घनत्व क्या होता है। घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, तो बढ़ जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दूध से क्रीम को जब अलग किया जाता है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कपाल में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में 28, 18, 12, 15। कितना होगा, तो वह 28 होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, शरीर में सबसे अधिक भाग होता है किसका। ऑप्शन ए में है अस्थि का, रक्त का, त्वचा का, जल का। शरीर में सबसे अधिक भाग किसका होता है, तो वह रक्त का। वैसे जल 70 से 80%, 70% लगभग में जल पाया जाता है। शरीर में सबसे अधिक भाग होता है, सिर्फ उत्तर तो रक्त का बता रहा है, कोई बात नहीं है। आप देख लीजिएगा एक बार इस प्रश्न को। मार्स गैस कहा जाता है। ऑप्शन ए में कार्बन मोनोऑक्साइड को, अमोनिया को, मीथेन को, ऑक्सीजन को। मार्स गैस कहा जाता है किसको, तो वह मीथेन को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कास्ट स्पृष्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए में है इथेनॉल को, मीथेन को, मिथेनॉल को, ऑक्सीजन को। कास्ट स्पृष्ट किसको कहा जाता है, तो वह मिथेनॉल को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा उपबंध भारत शासन अधिनियम 1919 का है। ऑप्शन ए में है प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों का पृथक्करण, प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित श्रेणी में बांटा गया, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों सभी सही है 1919 के अधिनियम के तहत। तो ऑप्शन डी इसका सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन 40 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।